हमारे आज तक किसी भी बच्चे ने स्टेट को टॉप क्यों नहीं किया है? जो मुझे यहाँ लगता है यहाँ के स्कूलों में वो केवल एज ए स्कूलों का मुझे एज ए ट्यूशन सेंटर लगता है। तो अगर आप सर मेरी मानोगे तो मैं तो सर अपने यहाँ के जो मोस्टली स्कूल्स हैं वो स्कूल की डेफिनेशन से ही आउट कर दूंगा। कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह दी। एक्सपेरिमेंट के या लैब के पीरियड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस्टर आबिद हुसैन। मल्टीपल पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मेराज पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर से मिलने और आइए उनसे पूछते हैं कुछ चंद सवाल एजुकेशन से रिलेटेड और उनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आसिफ सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पर आने की जो हमारी जो पेशकश है उसे एक्सेप्ट किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया बोलने के लिए। तो सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके मन में टीचिंग करने का सबसे पहले कोई एक इंसिडेंट तो ऐसा होगा कि भाई मुझे टीचिंग करनी है, जिस इंसिडेंट ने आपको इंस्पायर किया हो। सर, टीचिंग का जो रूट्स है ना सर, मेरे अंदर की टीचिंग मुझे क्यों अच्छी लगती है या कहाँ से ये आइडिया आया कि मुझे टीचिंग करना चाहिए, सर इसकी रूट्स तो सर बहुत बैक जाती है। ऐसे आप मान सकते हो कि मेरे चाइल्डहुड में ही सर मुझे क्यूरियोसिटी बहुत थी चीज़ों को जानने की। अगर मैं घर से जा रहा हूँ बाज़ार की तरफ भी तो मैं रास्ते में रुक रुक के देखता था कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। और जब मैंने किताबों में उनकी वर्किंग्स पढ़ी, प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में देखा तो सर वो क्यूरियोसिटी मेरी और ज़्यादा बढ़ गई कि आगे पढ़ाई में और क्या मिलता है। और सर अपनी 8th क्लास में 9th क्लास में जब मैं नवोदय में पढ़ता था तो सर वहाँ पे मैं अपने से जूनियर बच्चों को पढ़ाता था, तो उनको जब समझ में आता था और वो जब ये बोलते थे कि सर आपने अच्छा पढ़ाया, सर एक वही मोमेंट था जहाँ से मेरे अंदर ये आया कि मैं शायद एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। तो वहीं से ही आपने डिसाइड कर लिया कि टीचिंग करनी है। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना है और बाकायदा मैंने आपको देखा भी है टीचिंग करते हुए। तो सर, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने एक टीचर के रूप में भी काम किया और ऊपर वाले का शुक्र है कि आप आज एक डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं और लगभग 1 साल होने को आ रहा है। तो सर, आप हमें और दर्शकों को बताइए कि आप क्या डिफरेंस पाते हैं इन दोनों फेजेस में, एक टीचर, सिर्फ एक टीचर के होने में और एक डायरेक्टर के होने में। सर सबसे जो मेरे को डिफरेंस लगता है कि एक टीचर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैंने भी काम किया है सर, एक जो डिफरेंस है अथॉरिटी का है। टीचर मोस्टली जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जब मैं खुद भी काम कर रहा था, कहीं ना कहीं एक पावरलेस उनकी स्टेट होती है कि वो अपने हिसाब से, चाहे वो टैलेंटेड भी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने हिसाब से चीज़ें या सिस्टम नहीं बना सकते कि ऐसा होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको मैनेजमेंट के ऊपर या जो स्कूल ऑनर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर एक टीचर ये बोलेगा कि जो हमारे पास टीचर्स हैं इनके लिए ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, इस तरह का सिलेबस होना चाहिए, या और भी हमें बच्चों के लिए क्विज़ एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट वगैरह कराने चाहिए, तो जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब जब मैं खुद अपना स्कूल रन कर रहा हूँ तो ये एंटायरली, क्योंकि मैं खुद मैनेजमेंट में आ गया हूँ, तो ये एंटायरली मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि जो चीज़ें मैं एज ए टीचर जब सोचता था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे स्कूल चलना चाहिए, अब माशाल्लाह वो मेरे हाथ में है और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी उस सोच को या उस गैप को मैं फिल कर सकूँ जो एक एज ए टीचर मुझे लगा कि मैनेजमेंट की तरफ से नहीं मिल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपका कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टर के तौर पर आप ज़्यादा खुश हैं, वो जी सिर्फ इसलिए कि आप जो एक टीचर, सचमुच ही जो टीचर चाहता है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आप अब उन्हें खुद इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जी। तो इसके लिए सर एक सवाल और है आपसे, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे पूरी ईमानदारी से जवाब देंगे। आजकल आप देखते हैं कि आपने
बाहर के स्कूलों को भी देखा होगा, यानी मेवात से बाहर के स्कूलों जी। को और यहाँ के स्कूलों को देखा है आपने। जी जी। मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। तो सर क्या बेसिक डिफरेंस आपको नज़र आते हैं स्कूल में? एक जो डायरेक्टर के तौर पे बताइए, आपकी डायरेक्टर के तौर पर हमें क्या करना चाहिए अपने अपने स्कूलों में, ताकि हम जैसा वहाँ पे सिस्टम चलता है ऐसा ही, क्योंकि हमारे आज तक किसी भी बच्चे ने, मेवात के ने आज तक स्टेट टॉपर नहीं दिया है, और जो कि दे देना चाहिए था स्टेट टॉपर, और जबकि और डिस्ट्रिक्ट से लगभग किसी न किसी से आता रहता है, लेकिन हमसे आज तक नहीं आया। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ही कोई कमी है। तो सर आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? सर मैं ये तो नहीं कह सकता कि सिस्टम में कमी है, क्योंकि स्टेट टॉपर होना एक लक की भी बात हो सकती है कि क्या पता कि वहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिन स्कूलों में, कि कोई बच्चा अपने आप में ही इतना टैलेंटेड हो कि उसको स्कूल की थोड़ी सी सपोर्ट से ही वो स्टेट टॉपर बन गया। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास भी उतने ही टैलेंटेड बच्चे हों और हम उनको शायद वो सपोर्ट नहीं दे पा रहे हों, जिसकी वजह से वो स्टेट टॉपर बन जाए। लेकिन इसको मैं एक मेजर नहीं मान सकता इस चीज़ का कि हमारे यहाँ कुछ कमी है और वहाँ कुछ बेटर है। एक चीज़ जो मैं कह सकता हूँ सर, जो डिफरेंस की आपने बात करी कि बाहर के स्कूल भी हमने देखे और अपने मेवात के स्कूल भी हमने देखे, उस चीज़ के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा सर। जब हम पढ़ते थे तो एक टर्म यूज़ होती थी, ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि भाई सर्वांगीण विकास हिंदी में अगर हम बोले कि भाई बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सभी जो फील्ड्स हैं, सभी जो हमारे पास डोमेन्स हैं उन उसके अंदर होना चाहिए। यानी कि एक बच्चा अपनी फिजिकली भी एक्टिव होना चाहिए, उसको स्पोर्ट्स के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट उसकी रहे। एक बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग या लीडरशिप जैसी क्वालिटीज़ भी उसके अंदर डेवलप हों। और या फिर कहें कि सोशल वर्क जैसी क्वालिटीज़, वो अपने इंक्लूसिवनेस कह लो, हार्मनी कह लो, ये सारी जो टर्म्स है ना सर, इन टर्म्स का मुझे लगता है कि यहाँ पर मोस्टली जितने स्कूल हैं इन चीज़ों के प्रति या तो अवेयर नहीं है या फिर उस डायरेक्शन में कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो मुझे यहाँ लगता है यहाँ के स्कूलों में, वो केवल एज ए स्कूलों का मुझे एज ए ट्यूशन सेंटर लगता है, क्योंकि उनकी 2-3 चीज़ें ही हैं सर जो वो पूरी करते हैं। क्लास में टीचर अवेलेबल कराना और सिलेबस कंप्लीट कराना, और सर इतना ही काम एक ट्यूशन सेंटर का भी होता है। तो अगर आप सर मेरी मानोगे तो मैं तो सर अपने यहाँ के जो मोस्टली स्कूल्स हैं वो स्कूल की डेफिनेशन से ही आउट कर दूंगा सर, अगर मैं इन पैमानों के बेस पर स्कूल को डिफाइन करता हूँ कि स्कूल के अंदर बच्चा साइकोलॉजिकली भी डेवलप हो, फिजिकली भी डेवलप हो और एकेडमिकली भी उसकी प्रोग्रेस हो। तो ये सर चीज़ मुझे यहाँ पर लगती है कि इन चीज़ों की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। यहाँ तक कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये चीज़ें सर बहुत कम रहती हैं। नहीं होती है, असाइनमेंट भी नहीं होते हैं वो। आप कोई जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं सर साइंस में, अगर आप किसी बच्चे को, आप क्यूरियोसिटी, आप उसकी रुचि जगाना चाहते हो, तो सर बच्चा को कहीं ना कहीं ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने आप से कुछ क्रिएट कर पा रहा है, जो कि हम प्रैक्टिकल्स में करते हैं या प्रोजेक्ट भी नहीं एक्सपेरिमेंट बनवाते होते हैं। प्रोजेक्ट भी नहीं जी बनवाते जी, लैब हमारी फुल्ली फंक्शनल नहीं होती सर, तो ये बहुत चीज़ें सारे हैं। स्कूलों में तो लैब होती नहीं है। जी सर, जहाँ होती है सर वहाँ पे भी ना, केवल आप ये समझ लो कि एग्जाम्स टाइम्स में जो एक्सटर्नल आएगा, केवल उसको वहाँ पे बैठाकर कि एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट हो जाएं, केवल उस पर्पस से होती हैं। एक नॉर्मल सेशन में हमारे टाइम टेबल के अंदर एक्सपेरिमेंट के या लैब के पीरियड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल नहीं होती, तो ये नहीं चीज़ें होती। सर मुझे कम लगती हैं। जहाँ हम पढ़े थे, मैं खुद जहाँ से मैंने एजुकेशन लिया, वहाँ पर सर वीक में एक पीरियड ऐसा होता था जहाँ हम लैब में जाते थे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके सर, मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे। जी सर ये जो हमारे यहाँ पर जो पढ़ाई का जो, देखिए हम चाहे माने या ना माने, ये एक कड़वा सच है कि हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन का जो लेवल है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, या स्टेट्स कह लो, कुछ भी कह लो, सब में हमसे बेहतर है। अब चाहे कोई इसे माने या ना माने, लेकिन सच ही है ये। जी तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी नज़र में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है स्टूडेंट, और एक होते हैं स्कूल,
और एक होता है पेरेंट्स। तीन चीजें मिलकर के जब कोई बच्चा, जब ये तीनों पिलर्स काम करते हैं, तब ही जाके कोई बच्चा अच्छा एजुकेट बनता है। तो इसमें आपने स्कूल के पिलर को तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि जो स्कूल हैं वो किस तरीके से होने चाहिए। आपने चंद कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह दी। इसी प्रकार से सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चों का, यानी जो स्टूडेंट होते हैं, उनका क्या कर्तव्य होता है और माँ बाप का क्या कर्तव्य होता है? सर इसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? सर आपने तीन हमको एलिमेंट्स गिनाए, एक तो स्कूल हो गया, एक हमारे जो स्टूडेंट हैं और जो पेरेंट्स हैं। सर स्टूडेंट को तो मैं बिल्कुल इनोसेंट मानता हूँ कि उसके इस चीज़ में कोई कमी नहीं है। हालांकि ज़्यादातर यह है कि ऐसे हमें स्टेटमेंट्स सुनने में आती हैं कई बार कि जो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, इनका पढ़ाई में मन ही नहीं है, तो इनको कैसे पढ़ाएं, इनको कितना समझा लो, ये काम नहीं कर सकते। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ में ना मुझे लगता है कि इसमें स्कूल गलत कर रहा है ऐसा बोल के उस बच्चे को, कि बच्चा जो है वो माहौल देखकर ही, स्कूल का जो भी माहौल है उसको देखकर ही वो अपने गोल्स डिसाइड करता है, या फिर कहें कि अगर स्कूल में पढ़ाई का माहौल होगा तो वो उस हिसाब से ही ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। अगर हम, क्योंकि जो बच्चे हैं हमने उसको एक नॉर्मलाइज कर दिया है, नॉर्मलाइजेशन सर एक टर्म है कि हमने उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया है कि बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है, नहीं काम कर रहा है, तो एक नॉर्मल बात है यहाँ के सिचुएशन के लिए। अगर हम उस चीज़ को देखें कि वो नॉर्मल नहीं है और हम उस चीज़ को ऐसे आइडेंटिफाई करें कि ये कोई प्रॉब्लम है जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो शायद सर सिचुएशन कुछ और रहे। उनके लिए कुछ पॉलिसीज जो है वो स्कूल अपनी तरफ से बना सकता है उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या फिर पेरेंट्स को अल्टीमेटम दिया जाए कि भाई आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो भाई आप कि अगर ये इतने पर्टिकुलर नंबर्स ये नहीं लेता है, एग्जाम में इतने स्कोर नहीं करता है, तो ये फेल हो जाएगा, इसकी क्लास रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पर माँ बाप, जब आप ऐसा कहते हैं, 80% माँ बाप का जो जवाब आता है मेवात के अंदर वो ये आता है कि मास्टर जी हम फीस भर रहे हैं, अब ये आपका काम है, चाहे हड्ड तोड़ दो लेकिन पढ़ाओ बच्चे को, अब बताओ आप क्या करोगे फिर। ये जवाब सीधा सा आता है, गोली की तरह हो रहा है वापस। सर ये तो मैं नहीं कहूँगा कि स्कूल सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल इस केस में कर सकता है। एक चीज़ तो आप यही मान के चलो कि जो नॉर्मल हमारा सिलेबस होता है, जो बच्चा मान लो पढ़ाई में कमज़ोर है और हमने उसको बिठा रखा है 5वीं क्लास में या 8वीं क्लास में, 10वीं में, ऐसे बच्चे होते हैं सर जिनको बेसिक कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है, या फिर उनकी इंग्लिश इतनी कमज़ोर होती है कि वो अपनी बुक को खुद से भी नहीं पढ़ सकते। तो इसमें सर ये है कि हम पेरेंट्स को क्लियर ये जवाब दे दें बिना डरे, बिना हिचकिचाए कि भाई आपका ये बच्चा जो है ये 5th क्लास के लायक नहीं है, अगर हम इसको 5th में पढ़ाएंगे तो ये बच्चे की लाइफ ख़राब हो जाएगी, या फिर ये कवर नहीं कर पाएगा क्योंकि हम 5th में 5th के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो इसमें सब पेरेंट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। हम उस बच्चे को बिठा लेते हैं अपर क्लास में और वहाँ पे वो बच्चा चल ही नहीं पाता, और फिर जिस क्लास में पढ़ा है उस क्लास का भी कोई बेनिफिट नहीं निकलता। तो एज के साथ भी तो चलती है सर एजुकेशन, अगर एज ज्यादा कमी, क्योंकि जी मैं समझ रहा हूँ सर एज वाली बात को, लेकिन सर उसमें पेरेंट्स की यहाँ मैं कमी मान सकता हूँ, और थोड़ी स्कूलों की भी, कि भाई ये जो बात थी, ये जो स्टेटमेंट थी कि आपका बच्चा नहीं चल रहा है इस क्लास में, तो वो उनको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। आप उसको बार बार प्रमोट कर करके और साल दर साल उसको बड़ी क्लास में ले जाते हो, तब उसकी एज इतनी हो जाती है तो उसका माइंड इतना फ्लेक्सिबल रहा ही नहीं कि अगर हम उस पर एफर्ट करें। शुरुआत में हो सकता था कि हम 20% एफर्ट करके उस बच्चे को ट्रैक पर ला सकते थे, लेकिन अब वो मामला इतना पेचीदा हो गया कि हम कि 200% एफर्ट करें, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे डबल एफर्ट करें, तो भी वो बच्चा शायद नॉर्मल ट्रैक पे नहीं आ सकता, चाहे हो सकता है। तो उस केस में सर मेरा तो इस मामले में ये है, पढ़ाने वाली बात पे, कि जो बच्चा पढ़ता हुआ नहीं दिख रहा और आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया, तो स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पेरेंट्स को प्रॉपरली इन्फॉर्म कर दो कि भाई ये बच्चा आपका पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो पाएगा। और
अगर हो सकता है तो उसमें ये जरूर हो सकता है कि सर उसकी फिर कोई स्पेशल ही उनके लिए कोई क्लास या कोई अलग से कोई ऐसी बैच बनाया जाए जो उनको बेसिक से ही उठाए शुरू से ही। एक लास्ट और सवाल सर मेरा, आप पीटीएम होती है आपके स्कूल में? जी सर। कितने पेरेंट्स होंगे सर आपके पास? चलिए जितने भी हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जी वो जी। एक प्राइवेसी है। क्या वो 100% पेरेंट्स आ जाते हैं पीटीएम? नहीं सर, 100% नहीं। क्यों नहीं आ पाते? सर वो इम्पोर्टेंस की बात है, उनकी नज़र में अभी एजुकेशन की वैल्यू कम है, और इस बात की वैल्यू कम है कि मैं स्कूल जाने से मुझे क्या हासिल होगा। भाई उनके लिए हम क्यों बुलाना चाह रहे हैं सर, है ना? और वो पेरेंट सोचता है कि मेरे को जाने से क्या बेनिफिट होगा मेरा, तो उसको सर ऐसा कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता होगा। तो क्योंकि सर आप बताना चाहेंगे क्या बेनिफिट्स होते हैं पीटीएम में आने के और क्या नुकसान होते हैं पीटीएम में ना आने के? पहले आप बेनिफिट्स बता दीजिए कि पीटीएम में आने के क्या बेनिफिट्स होते हैं किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे के लिए। सर पीटीएम के बेनिफिट्स की बात करें तो इसके दो लेवल्स पे बेनिफिट हैं। एक तो हमारा लिटरल की जो सरफेस लेवल पे अगर हम बात करें तो सरफेस लेवल पे सर एक तो ये होता है कि पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है जो टीचर्स कन्वे करते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में, कि भाई बच्चे के मार्क्स कैसे आ रहे हैं। उन मार्क्स को देखकर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को, हो सकता है घर पे जाके वो बोलेगा कि आप पढ़ाई में अच्छे चल रहे हो, तो उनको अच्छे के हिसाब से उनको सपोर्ट करेगा, और अगर उनकी पढ़ाई में कोई कमी चल रही है तो वो उनको पढ़ने के लिए बोले, और हो सकता है इस पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो एक तो हमारी सर एकेडमिक उसकी परफॉर्मेंस हो गई। दूसरा सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि रेगुलरिटी के बारे में, या टीचर की कोई अपनी क्लास इंचार्ज जो होता है बच्चे को ऑब्जर्व करता है क्लास में, तो कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनको टीचर जो है वो कन्वे करता है कि, या फिर पेरेंट्स से हमें कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो हम पेरेंट्स को कन्वे कर सकें कि भाई आपका बच्चे इस तरीके से ठीक चल रहा है, हाँ, या इसके अंदर ये कमी चल रही है, और आपको घर पे इस तरह से अगर आप काम कर लो तो ये और बेटर हो जाएगा। कई बार वो चीज़ें फ़ोन पर नहीं हो पाती हैं। एक सर इसका मैं डीपर लेवल पे थोड़ा सा मैं इसका एनालिसिस या फिर कहीं इसका मैं अपना व्यू पॉइंट देना चाहूँ तो सर देखो कि आप एक टीचर हो तो आपके माइंड में जो थिंकिंग चलती है, या फिर आपका माइंड, आप ये कहें कि एक 24 घंटे में आप मान लो 12 घंटे आपका माइंड एक्टिव है, तो उस एक्टिव टाइम में आप कितने टाइम जो है स्कूल से जुड़ी हुई थिंकिंग आपकी रहती है, तो हम कहेंगे लगभग 2/3 कह लो, हाँ, दो बस तिहाई, इतना ही होता है बस। 60-70% टाइम्स आप स्कूल से जुड़े हुए माइंड सेट में। लेकिन जो एक पेरेंट्स है ना सर, हो सकता है उसको पूरे दिन में या एक महीने में एक बार भी ये ख्याल नहीं आता हो कि एजुकेशन भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, और हम उन पेरेंट्स को स्कूल में बुलाकर शायद इस चीज़ में योगदान दें कि उनको ऐसा एहसास हो जाए किसी तरीके से कि पढ़ाई किसी भी बच्चे के जीवन में एक अहम हिस्सा है। सर पुराने टाइम पे तो वो कहावत थी कि भाई रोटी कपड़ा और मकान ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, लेकिन सर आज के टाइम पे मुझे लग रहा है कि एक एजुकेशन भी उसमें हमें ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, ये बेसिक नीड। अच्छा सर, नुकसान बता सकते हैं आप पीटीएम के ना आने के? जो नहीं आते हैं उन्हें क्या नुकसान होते हैं? क्या उनकी फीस बेफिजूल जाती है? सर पीटीएम में ना आने के नुकसान भी सर मैं दो लेवल पे एक बोलूंगा, जी, सरफेस बताइए। लेवल पे एक थोड़े डीप लेवल पे। सरफेस लेवल पे तो सर यही हो गया कि जो वो फीस भर रहा है बच्चे को पढ़ाने के लिए, और वो बच्चा पढ़ रहा है, उसके मार्क्स ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उसका टीचर उसके बारे में, बच्चे के बारे में क्या बोल रहे हैं कि आपका बच्चा ठीक है, पढ़ाई में अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, एक तो उसको वो इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं मिल पाती। हालांकि हम फ़ोन के जरिए या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी शेयर होती हैं चीज़ें, लेकिन सर फिजिकली आने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हाँ, कुछ बातें फालतू बता दी जाती है टीचर के द्वारा। एक सर ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकली जो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है इसमें, थोड़ा डीप लेवल पे, कि जो टीचर उनको पढ़ाते हैं और जो मैनेजमेंट भी है, आप कह लो कि जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में सर हर पेरेंट्स का एक
बिना लिखा हुआ एक डाटा चलता रहता है कि भाई ये पेरेंट्स सीरियस हैं अपने बच्चों के लिए और ये पेरेंट्स सीरियस नहीं है। बिल्कुल चलता तो साइकोलॉजिकली जो टीचर है और जो मैनेजमेंट है वो ये सोचते हैं कि यार इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं अगर अपने बच्चों के लिए महीने में एक दिन 10 मिनट का भी अगर टाइम नहीं निकाल पा रहे तो इनको एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। और सर वो जो नेगेटिव थिंकिंग है कहीं ना कहीं इमटेरियल तौर पर वो कन्वे होती है स्कूल की एनवायरनमेंट में, और टीचर भी जब उस बच्चे से डील करता है तो वो एक सर एक नेगेटिव एनर्जी के साथ डील करता है। हालांकि कुछ टीचर हमारे मेंटली इतने स्ट्रांग होंगे जो शायद इस चीज से प्रभावित ना होते हों, लेकिन सर काफी टीचर्स ऐसे होंगे, मोर हाँ। देन 80% हम कह सकते हैं, बिल्कुल जिनके माइंड में ऑटोमेटिकली ये रहता है कि यार ये बच्चे जो हैं ये इनके घर पे या ये खुद भी पढ़ाई के मामले में सीरियस नहीं है, अगर इनको बुलाया भी जाए तो ये आते नहीं है। तो इस तरह की थिंकिंग, जनरल बात अगर कहें हाँ, तो भाई तो जब ये इनके सर माँ बाप थोड़ा को सा ही ना, कदर नहीं है तो जी हम इतने ज्यादा क्यों करें इनके बारे में। ये सर थोड़ा मैं उस लेवल पे बात कर रहा था, थोड़ा सर एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी के लेवल पे। तो टीचर चल उसके बारे में कुछ नेगेटिव कंसेप्शन बना लेता है, हालांकि वो कहे ना या फिर अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट ना करे, लेकिन फिर भी सर वो चीज होती है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आसिफ सर आपके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स टू यू सर। तो आसिफ सर के साथ में हमारा ये इंटरव्यू यहीं पर समाप्त होता है और बहुत अच्छे और साफ सुथरे अंदाज से सर ने समझाया सारी चीज़ों को, और उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे जो सारी चीज़ें आसिफ सर ने बताई, और उन्होंने हर चीज़ बहुत बारीकी से बताई। हो सकता है कि कुछ वर्ड्स उन्होंने इंग्लिश में ज़्यादा यूज कर लिए हों, तो सबका मतलब आप समझ सकते हैं, और उनके कहने का मकसद सिर्फ यही था कि स्कूल के जो स्कूल मालिकों से अनुरोध है कि वो अपने स्कूल्स के अंदर सिर्फ बच्चों को सिलेबस तक ही सीमित ना रखें, वो सिलेबस से बाहर के जो करिकुलम होता है वहाँ भी बच्चों को एक्सपोज करने की कोशिश करें, चाहे वो फिजिकली कोई इवेंट्स हों, एक्टिविटीज़ हों, स्पोर्ट्स हों, कोई कंपटीशन हो इस तरीके से, और कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनवाने हों, ऐसी एक्टिविटी कराएं। और दूसरा ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप के बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ें, एक महीने में कम से कम एक महीने में आप टाइम निकाल करके अपने बच्चों के स्कूल में जा करके वहाँ से उनकी रिपोर्ट ज़रूर लें। अब चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए, अगर पॉजिटिव आएगी तो आप उसे पॉजिटिव और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो अपने बच्चे को, और अगर नेगेटिव आए तो आप उसे बच्चे को आप सही राह दिखाने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।